हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया से होंगे और सभी का प्रिपरेशन काफी बढ़िया से चल रहा होगा। हम लर्न करेंगे कंसेप्ट ऑफ टू वे स्लैब। ठीक है, आरसीसी में इस चीज को हमने कवर नहीं किया था, थोड़ा किया था। अब कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे टू वे स्लैब को। सो दिस इज द न्यू क्लास फॉर टू वे स्लैब। वीडियो कंटेंट में आगे बढ़ने से पहले, क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, क्लास बनाने में काफी मेहनत लगता है, टाइम लगता है और फ्री का कंटेंट बनाने का पोटेंशियल आजकल सभी में नहीं होता। ओके, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, जेई, गेट, स्टेट, एई और जेई एग्जामिनेशन, तो आज के टाइम पे आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। डाउनलोड कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। यू कैन एनरोल इनटू आवर पेड क्लासेस। पेड क्लासेस में कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको पेड सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। दिस पर्टिकुलर आरसीसी सब्जेक्ट इज कंप्लीटली फ्री फॉर एवरी स्टूडेंट जो फॉलो कर रहा है कॉन्सेप्ट डिकोडर को, चाहे वो पेड स्टूडेंट हो या ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट जो भी फॉलो कर रहे हैं, सभी के लिए ये आरसीसी फ्री है। ओके, देखिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन उससे बना रहता है। ओके, काम करने का, कंटेंट बनाने का। लुक, बहुत बच्चे किताब पूछते हैं, किताब के बारे में। तो हमारे पास बेसिकली दो बेस्ट किताबें हैं जिसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा। पिल्लाई एंड मेनन, देवदास मेनन। दूसरी है डॉक्टर बीसी पूनमिया का। दिस टू बुक्स आर वेरी गुड बुक टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आरसीसी। नाउ, इन दोनों किताब में से कौन सा किताब ज्यादा बेटर है? ऐसे तो दोनों ही अच्छा है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस मैं दूंगा ये पहले वाले किताब को। इफ यू वांट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ आरसीसी, अगर ज्यादा अच्छे तरीके से सीखना है तो आप पहला वाला किताब को फॉलो करिए, पिल्लाई एंड देवदास मेनन का। नाउ, ये किताबें आपको कब फॉलो करनी चाहिए? अगर आप कॉलेज लाइफ में है तो डेफिनेटली यू मस्ट फॉलो दिस स्टैंडर्ड बुक्स। अगर आप कॉलेज लाइफ जस्ट अभी अभी पास आउट किए हो, चाहे वो डिप्लोमा के हैं या फिर बीटेक वाले हैं, जस्ट अभी पास किए हैं और एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर बुक्स। मान लीजिए कॉलेज पास होके 3-4 साल हो गए, नाउ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर एग्जामिनेशंस, तो अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल रस ज़्यादा है प्रिपरेशन में कि ये किताबों को पढ़ो, क्योंकि ये किताबों को आप फॉलो करोगे तो इसको सीखने में ही 4-5 महीने लग जाएंगे कंप्लीटली फॉलो करने में। ठीक है, सो इट विल बी बेटर अंडर सच सर्कमस्टांसेस टू फॉलो आवर क्लासेस जो हमने आपको पढ़ा रखा है। बिकॉज आई एम फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड बुक, आई एम स्पेशली दिस पिल्लाई एंड देवदास मेनन। ओके, आई एम फॉलोइंग दिस, प्लस इसके साथ साथ अपने को इंडियन स्टैंडर्ड 456, IS 456 2000 को साथ में लेके चलना होगा। यहां से आपको एग्जामिनेशंस में मैक्सिमम 90% क्वेश्चन, 90 तो नहीं, चलो 70% कह देता हूँ, ठीक है, 70% क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहीं से मिलेंगे एग्जामिनेशंस के अंदर। जो भी जेई लेवल के एग्जामिनेशंस है उसमें तो 70% क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। तो कोड को आप डायरेक्टली याद नहीं कर सकते, दिक्कत वो है। जब तक आप समझे नहीं है स्टेटमेंट को, तब तक वो चीज याद भी नहीं होगी। ऐसे कुछ अचानक से क्या याद कर लोगे? समझ रहे बात को? कंसेप्ट को समझते हुए याद करने से फीलिंग रहती है और वो स्टेटमेंट एज इट इज क्वेश्चन में आ जाती है तो टिक भी लग जाता है। क्लियर है? और उन्हीं सब स्टेटमेंट्स को ये जो किताब है ना, ये पिल्लई मेनन, ये सब इन डेप्थ एनालिसिस करके समझाया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो कोड के जो ऐसे लॉजिक्स हैं, जो स्टेटमेंट है कि ये वैल्यू क्यों लिया गया, ऐसा क्यों लिया गया, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ओके, तो इन्हीं सब चीजों को इसमें डिराइव किया गया है, समझाया गया है। इसलिए ये किताब आप फॉलो कर सकते हो। जो बिगिनर है, मतलब नया नया स्टूडेंट, अभी मान लीजिए इस साल इस सेमिस्टर में ही आपका आरसीसी है और ऐसे कंडीशंस में आपको पढ़ना चाह रहे हो, देन बीसी पूनमिया कर लो फॉलो। इजी लैंग्वेज में है ये, दिस इज इन इजी लैंग्वेज। ओके, इजी लैंग्वेज। हमको तो बीटेक के टाइम पे यही वाली किताब हमको मिली थी, हमने यहीं से पढ़ा था, और रामामूर्थ भी हमने पढ़ा था। ओके, ये किताब आप फॉलो कर लीजिए। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं, हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं इन टू वे स्लैब डिजाइन। स्लैब याद करिए, हमने आपको बताया था कि हाउ वी क्लासीफाई स्लैब इनटू वन वे एंड टू वे। बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर हम स्लैब का क्लासिफिकेशन करते थे एज वन वे, टू वे।
ये सब चीज हमने लिखवा दिया है। वहां पे एक कंसेप्ट हमने एस्पेक्ट रेशियो का भी आपको हमने समझा रखा है, ठीक है। उन सब चीजों पे एक बार फिर से आएंगे, दोबारा टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे एक फोटो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे 4 बीम है, ठीक है। दिस इज 1 बीम, एक मिनट, लेट मी चेंज कलर। दिस इज सेकेंड बीम, थर्ड बीम, फोर्थ बीम। तो ये 4 बीम जो है, ये चारों बीम के ऊपर ये स्लैब सिंपली सपोर्टेड है, मतलब सिंपली प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सपोर्ट्स हैं इस स्लैब पे, ओके। चारों डायरेक्शन में इस पे सपोर्ट है। और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है आप देख पा रहे हैं दोनों स्पैनिंग डायरेक्शन में। लेट्स सपोज दिस इज 1 स्पैन डायरेक्शन, मतलब दिस सपोर्ट टू दिस सपोर्ट, मतलब ये बीम से ये बीम, तो एक स्पैन का डायरेक्शन, प्लस उसके बाद ये वाला बीम से लेके ये वाला बीम, ये सेकेंड स्पैनिंग डायरेक्शन। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्पैनिंग डायरेक्शन हम देख रहे हैं। तो दोनों स्पैनिंग डायरेक्शन के अलॉन्ग जो डिफ्लेक्शन ऑफ द मेंबर है ना, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब है, इट इज कंपेरेबल। मतलब इधर इधर मान लो इतना डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उधर भी इतना ही डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्शन इज कंपेरेबल इन बोथ दी स्पैनिंग डायरेक्शन, क्लियर। सो इस तरह का स्लैब जो होता है इसको हम कहते हैं 2 वे बिहेवियर। लेकिन याद करिए 1 वे स्लैब के केस में क्या होता था। दिस इज एग्जांपल ऑफ 1 वे स्लैब अगेन हियर। आप इस पर्टिकुलर फोटो को देखिए, यहाँ पे जो स्लैब है इट इज सपोर्टेड ऑन दिस 2 बीम्स, दिस वन एंड दिस वन। और डिफ्लेक्शन जो हो रही है एक स्पैन के अलॉन्ग मैक्सिमम हो रही है या फिर सिग्निफिकेंट हो रही है। सो दिस इज योर 1 वे बिहेवियर ऑफ द स्लैब, ठीक है। दिस इज योर 1 वे बिहेवियर। 1 वे स्लैब का हमने डिजाइन भी किया है, रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग भी देखा, सब कुछ हमने कर लिया है। हम यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा 2 वे स्लैब का डिजाइन के ऊपर होगा, ठीक है। सो डिफ्लेक्शन अगर 1 डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट होगा किसी एक स्पैन डायरेक्शन में, देन दैट इज योर 1 वे बिहेवियर। अगर डिफ्लेक्शन दोनों डायरेक्शन में कंपेरेबल होगा, ओके, देन दैट इज योर 2 वे बिहेवियर। 2 वे स्लैब का जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिस्क जैसा हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया या नहीं बताया। जैसे हम चाय पीते हैं तो एक प्लेट देखियो, प्लेट, आदमी प्लेट में चाय डालता है फिर फूक फूक के पीता है, तो प्लेट का शेप देखो, उस जैसा इसका डिफ्लेक्शन होने के बाद ये वाला पोर्शन उस जैसा ही डिफ्लेक्ट होता है। ये पूरा का पूरा स्लैब पार्ट जो ये 4 सपोर्ट के बीच में है उस जैसा डिस्क लाइक डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगी। लेकिन डिस्क लाइक डिफ्लेक्शन हो या ना हो, कुछ भी हो, जो भी हो, यहाँ से इस पर्टिकुलर फोटो से देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली क्या किया गया, एक स्ट्रिप इस डायरेक्शन में कंसिडर किया गया। और ये जो स्ट्रिप होता है ना, ये बेसिकली 1 मीटर चौड़ा एक पट्टी कंसिडर किया गया है। और इस पर्टिकुलर स्पैनिंग डायरेक्शन में एक स्ट्रिप कंसिडर किया गया और वो स्ट्रिप पे जो लोडिंग सब्जेक्टेड है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, जो हम यहाँ पे आपको डिजाइन सिखाएंगे वो ऐसा स्लैब का डिजाइन सिखाएंगे जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मतलब पूरे स्लैब पे इक्वल लोडिंग है। समझ गए बात को। पॉइंट लोडिंग के लिए या फिर वेरिंग लोडिंग के लिए हम नहीं कर रहे हैं डिजाइन। हम हमारा सिलेबस के अंदर जो पार्ट है, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्लैब, ठीक है। तो लोडिंग ऐसा ही है। तो इसके ऊपर ये जो स्ट्रिप्स हमने कंसिडर कर रखा है, तो देखिए इसके ऊपर जो लोडिंग है उसके कारण जो डिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब मान लो इस तरफ से ऐसे डिफ्लेक्शन हो रही है, फिर इस वाले स्पैन का ऐसे डिफ्लेक्शन हो रही है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये वाला मिड वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो सेटिस्फाई द कंपैटिबिलिटी कंडीशन, मैं ऐसा कह सकता हूं दोनों स्पैनिंग डायरेक्शन में, चाहे इस वाले डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन का बात कर लो, इस वाले डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन का बात कर लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन विल बी सेम फॉर बोथ द स्पैन, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। आई विल यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लेटर ऑन। तो यहाँ पे फोटो था इसलिए हमने दिखा दिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि डिफ्लेक्शन विल बी सेम फॉर बोथ द स्पैन, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है ना मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियल जुड़ा हुआ है, भी एक डिस्क, एक प्लेट है, वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरफ से देखो या इस तरफ से देखो, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों बगल से डिफ्लेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट का सेम है, मतलब बोथ द स्पैन के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन सेम है, यस और नॉट, ओके। So I will use this concept, okay, while designing, while deriving the formula for two-way slab, हम इस concept को use करेंगे। अब देखिए दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या देखेंगे हम, आराम आराम से करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो स्लैब है, टू-वे स्लैब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, इट इज सपोर्टेड ऑन बीम्स, ठीक है, ये बीम के ऊपर सपोर्टेड है इस तरह से। लेकिन ऐसा होता है ना, आप बीम के ऊपर भी सपोर्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ऑन वॉल्स, दीवार के ऊपर डायरेक्टली भी सपोर्ट हो सकता है। जैसे कि एक फोटो में आपको और दिखाता हूँ, लेट मी शो यू इमेज। अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जब से मैं बोलूँगा तब से लिखना है, बस अभी देखते रहिए। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर दो दीवार है, ठीक है। दीवार यहाँ पे मतलब कभी कभी घर देखे हो बिना कॉलम का बीम का भी बना दिया जाता है ना, छोटा छोटा घर वगैरह बना दिया जाता है, लोड बियरिंग वॉल बनाते हैं हम यहाँ पे। तो मतलब ये दीवार लोड ले सकता है, ओके, कॉलम या बीम वगैरह देने की जरूरत नहीं है। दिस आर द लोड बियरिंग वॉल। तो हमने दीवार ही बना दिया डायरेक्ट, ओके। यहाँ एक दीवार बना दिया है, यहाँ एक दीवार बना दिया है, और मान लीजिए सामने एक दीवार बना दो, उसमें एक गेट दे दो, पीछे एक दीवार बना दो, उसमें एक खिड़की दे दो, तो रूम जैसा बन गया। तो चारों बगल दीवार है, और इस दीवार के ऊपर ये स्लैब को सिंपली सपोर्ट कर दिया गया। दीवार के ऊपर स्लैब को सिंपली सपोर्ट कर दिया गया, समझ गए बात को। और ये स्लैब के ऊपर क्या है, पूरा का पूरा यूडीएल है, चारों बगल सेम लोड है ना, चारों बगल सेम लोड। फिर इसका जब डिफ्लेक्शन होगा ये कैसा होगा, ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, इस तरह से कुछ डिफ्लेक्ट करेंगे। लेट मी चेंज द कलर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर फोटो है, यहाँ पे तो वन वे स्लैब का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, वन वे स्लैब दिखाया गया है। लेकिन आप इमेजिन कर लिए ना, टू वे में कैसे सिंपली सपोर्टेड हो सकता है चारों बगल से, ठीक है। मतलब चारों बगल दीवार है और उसके ऊपर स्लैब आपने रख दिया है, तो वो भी सपोर्ट हो सकता है, उस तरह से भी हम बनाते हैं। तो इस तरह से ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ओके। नाउ एक चीज मैं आपको और सिखाता हूँ, सुनिएगा, देखिए। अच्छा, ये वाला फोटो भी आप एक देख लीजिए, ये फोटो को भी, ये तो दीवार वाला आपने देख लिया। यहाँ पे ये वाला देखिए, नीचे से बीम कॉलम देखिए, बड़ा अच्छा फोटो है। इस वाले इमेज को भी देखिए। आएंगे डिजाइन थ्योरी व्योरी लिखने पढ़ने पे भी आएंगे, लेकिन पहले इन सब चीजों का भी विजुअलाइजेशन करना भी जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे कैसे ये बीम है, दिस आर दी बीम्स, है कि नहीं, बीम्स, दिस आर दी कॉलम्स, ये कॉलम्स है, और इसके ऊपर स्लैब को सिंपली रख दिया गया है। इज इट क्लियर, ओके। अच्छा, ये सिंपली नहीं रखा गया है, क्यों, क्योंकि कॉलम ऊपर भी निकली है ना, कॉलम ऊपर भी निकली है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मतलब है, अभी मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला फोटो, ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये मान लो ये सारी दीवार है, दिस ऑल आर वॉल्स, ठीक है। ये चारों बगल ये जो स्लैब है वॉल के ऊपर जस्ट रखा हुआ था पहले। अब लोडिंग लगा है चारों बगल, तो डिफ्लेक्शन तो होगा। तो मैंने बोला कटोरा जैसा डिफ्लेक्ट करेगा, डिस्क जैसा, है ना, सॉसर जैसा डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, देख रहे हो, डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन उस कारण से देखिए, ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर को स्लैब ने लिफ्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया है, और यहाँ से ये लिफ्ट हो गई है, ठीक है। अगर ये इस तरह से लिफ्ट अप हो जाती है ना, लिफ्ट क्यों हो गई, क्योंकि अगर मान लो इसलिए लिफ्ट हो गया क्योंकि ऊपर से यहाँ पे कोई दबाने वाला इसको नहीं था, ऊपर से यहाँ पे कोई लोड लगाने वाला नहीं था, दबाने वाला नहीं था, ठीक है। अगर सोचिए, इमेजिन करिए, अगर ऊपर से यहाँ पे लोड लग रही होती, इसको दबा दिया जाता, तो भले ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता, इस वाले पोर्शन में डिफ्लेक्शन होता, वो कटोरा जैसा बनता, लेकिन ये वाला पोर्शन लिफ्ट अप नहीं करती। ये जो कॉर्नर से आप बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं, ये कॉर्नर से लिफ्ट अप किया है इस पर्टिकुलर इमेज में, है ना, ये कॉर्नर ही लिफ्ट अप किया है, ओके। तो इस तरह से लिफ्ट अप नहीं होती कॉर्नर पे, अगर ऊपर से इसको दबा दिया जाता। तो अगर ऊपर से इसको दबाया गया होता तो कॉर्नर लिफ्ट अप होती क्या, कॉर्नर लिफ्ट अप नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जो कॉर्नर लिफ्ट हो गई है, तो आपको नहीं लग रहा है ये ट्विस्ट हो गया, ये ट्विस्ट हो गया है, लग रहा है ना, ये मुड़ जाता है, ट्विस्टिंग आ जाती है इसमें, ये इसलिए ऐसे लिफ्ट अप कर जा रही है, ये ट्विस्ट हो गया है, समझ गए बात को। तो अगर मान लो यहां से ऊपर से इसको दबा दिया जाता, अगर ऊपर से दबा दिया जाता तो क्या होता, ये लिफ्ट अप हो पाता नहीं, ट्विस्टिंग आ पाती इसमें नहीं, ट्विस्टिंग नहीं आ पाती। मतलब जो ट्विस्ट आ रहा है उसे हम रोक रहे हैं, जो ट्विस्ट आ रहा है कॉर्नर्स पे उसको हम क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो ऐसे स्लैब को हम कहते हैं टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब, जिसमें हम ट्विस्टिंग आने नहीं देते हैं, समझ गए बात को। ऐसे स्लैब को हम क्या कहते हैं, टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब, ओके। अब इस तरह का जो स्लैब होता है उसमें नेगेटिव मूवमेंट भी डेवलप हो जाती है। वो कैसे होती है हम आपको बताते हैं, देखिए समझिए, ये इन्हीं सब चीजों को समझना जरूरी है। देखो, मान लो ये एक दीवार आपने बनाया है, ठीक है, ये आपने दीवार बनाया है, ओके, दो वॉल है। अब दो वॉल पे एक स्लैब आपने प्लेस कर दिया, सिंपली ऐसे प्लेस कर दिया था। नाउ जब इस स्लैब पे लोडिंग लगा है, जब इस स्लैब पे लोडिंग लगा है, तो लोडिंग लगने के बाद जो डिफ्लेक्शन पैटर्न इसका होगा वो कैसा होगा, वो अगर मैं दिखाऊं तो इसका देखिए, कॉर्नर जो है ये लिफ्ट अप कर जा रहा है,
कॉर्नर इस तरह से कुछ लिफ्ट अप करके ये डिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं? कॉर्नर जो है ये लिफ्ट अप कर जा रहा था, ओके, लिफ्ट अप करके इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये सिंपली सपोर्टेड है, ये स्लैब सिंपली सपोर्टेड है, बट टॉर्सनली नॉट रेस्ट्रिएंट। ठीक है, इसमें ट्विस्टिंग होने दे रहे हैं, कॉर्नर पे ट्विस्टिंग इफेक्ट आ रही है, टॉर्सनली रेस्ट्रेंड नहीं किया गया है, टॉर्सनली उसको मतलब ट्विस्टिंग होने से इसको रोका नहीं गया है। ठीक है, टॉर्सनली रेस्ट्रेंड नहीं किया गया है। क्लियर है, समझ गए बात को? लेकिन अगर मान लीजिए यही होता कि यही दो वाल है, दीवार, सेम दीवार ले लो, सेम दीवार ले लीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने एक स्लैब दिया है, स्लैब तो आपने एक दिया था, स्लैब आपने एक स्लैब प्रोवाइड किया है, लेकिन इसके ऊपर भी आपने ब्रिक वर्क कर दिया, इसके ऊपर भी आपने ब्रिक वर्क कर दिया है। अब मुझे ये बताइए, अगर आपने ऐसा कर दिया है, इसके ऊपर भी आपने ब्रिक वर्क कर दिया है, तो अब जब इस पे लोडिंग लगेगा, ठीक है, जब डिफ्लेक्शन होगी, तो मेरे को बताओ ये सपोर्ट को छोड़ पाएगा? सपोर्ट को नहीं छोड़ पाएगा, ये फ्रीली लिफ्ट अप नहीं होगी। ठीक है, जैसा पहले उस केस में देखे थे फ्रीली लिफ्ट अप हो गया था, यहाँ पे फ्रीली लिफ्ट अप नहीं हो पाएगी। तो इस तरह के कंडीशन को हम कहते हैं टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट कंडीशन। क्या कहेंगे? टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट कंडीशन। अब देखिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पे सपोर्ट पे कुछ एक फिक्स सपोर्ट जैसा कुछ बन रहा है, फिक्स सपोर्ट जैसा कुछ सिस्टम आ रही है यहाँ पर, है ना। और टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट भी हो गया, ट्विस्टिंग जो हो रहा था पहले आप होने नहीं दे रहे, तो वहाँ पे मतलब टॉर्सनल रेजिस्टेंस भी आपको प्रोवाइड करना होगा स्लैब में, उसके करस्पॉन्डिंग में सरिया आपको मतलब प्रोवाइड करना होगा एट कॉर्नर्स, क्योंकि बेसिकली जो ट्विस्टिंग इफेक्ट आ रही थी वो कॉर्नर पे आ रही थी। ठीक है, और इस तरह से करने के लिए एक फिक्स सपोर्ट जैसा ही इसका बिहेवियर बन रहा है। तो अब देखिए, अब जो डिफ्लेक्शन पैटर्न होगा, या फिर मैं सिंपली आपको बताता हूँ, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, फिक्स सपोर्ट का कैसा होता है, अगर दोनों में अगर फिक्स सपोर्ट है ना, तो इसका बीएमडी कैसा होगा? नेगेटिव सपोर्ट होगा आपका, एक मिनट, सपोर्ट्स पे आपका नेगेटिव मूवमेंट होगा। ठीक है, सपोर्ट पे आपका नेगेटिव मूवमेंट होता है और स्पैन में पॉजिटिव मूवमेंट होता है। समझ रहे हैं? सपोर्ट पे आपका नेगेटिव मूवमेंट होता है और स्पैन में पॉजिटिव मूवमेंट होता है। यही जो नेगेटिव मूवमेंट है, ओके, यही जो नेगेटिव मूवमेंट है, इससे पहले हमने डिजाइन फॉर टॉर्सन समझा रखा है, यही जो नेगेटिव मूवमेंट है ये एज ए टॉर्सनल मूवमेंट वहां पे अप्लाइड हो जाती है। इसी के लिए हमें वहां पे टॉर्सनल रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए वहां पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है स्लैब में। कैसे प्रोवाइड करते हैं सब कुछ आगे डिटेलिंग में देखेंगे, बस अभी थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आप समझते चलिए। ओके, इन सब चीजों को लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, डायग्राम बनवा के लिखवा देंगे। अभी आप बेसिक कुछ समझते रहिए, अभी मैं चालू किया ही कहाँ हूँ, बस समझा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट आ गई, तो यहाँ जो ये नेगेटिव मूवमेंट आ गई, हमें इसके लिए भी रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना होगा, ये पॉजिटिव मूवमेंट के लिए भी रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना होगा फिर। ठीक है, तो अगर टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब है तो वहां पे नेगेटिव मूवमेंट भी आएगी, तो नेगेटिव मूवमेंट के लिए भी रिइंफोर्समेंट डिजाइन होगी, पॉजिटिव मूवमेंट के लिए भी रिइंफोर्समेंट डिजाइन होगी। लेकिन अगर टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट नहीं है, फ्री टू लिफ्ट एट सपोर्ट है, तो नेगेटिव मूवमेंट आएगा ही नहीं स्लैब में, एंड वी विल ओनली डिजाइन रिइंफोर्समेंट फॉर पॉजिटिव मूवमेंट्स। और यहाँ पे टू वे स्लैब है, तो दो डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्शन कंपेरेबल है, तो दोनों डायरेक्शन में हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अब देखो हम रिइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसका भी एक लॉजिक बेसिक सीख लीजिए। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, इन दोनों सपोर्ट के बीच में मान लो एक बीम है, ये एक बीम है, ठीक है, इसके बीच में पूरा का पूरा स्लैब था, और यहाँ पर भी ऐसा बीम है, दिस इज ऑल्सो बीम। मान लो ये 1 2 ये 3 4 ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1 2 के लिए, ओके। और मान लीजिए अभी टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट नहीं है, मतलब सिंपली सपोर्टेड है, टॉर्सनली नॉट रेस्ट्रिएंट, ओके, ऐसा स्लैब है, तो इसमें नेगेटिव मोमेंट नहीं आ रही है, ये मान के चलो अभी। तो वो जब डिफ्लेक्शन होगा, लेट्स सपोज 1 और 2 स्पैन के बीच में हम देख रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन कुछ यूं होगी स्लैब का, इस तरह से होगा 1 और 2 के बीच में डिफ्लेक्शन। और 3 और 4 के बीच में देखोगे तो डिफ्लेक्शन कुछ मतलब यूं होगा 3 और 4 के बीच में, है ना, इस स्पैन के अलॉन्ग ऐसा डिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए जब बेंडिंग होती है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, तो बेंडिंग होगा तो ऐसे केसेस में क्या होगा, टॉप फाइबर कंप्रेशन में जा रहा है, बॉटम फाइबर टेंशन में जा रहा है ना।
तो हम ये टेंशन जो है इसी को रजिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो टेंशन है ये कौन से डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में, दिस आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस, है ना। अच्छा ये कंप्रेशन टाइप का एरो बना दिया, दिस आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस, है कि नहीं। ये जो टेंशन डेवलप हो रहा है दिस आर द नॉर्मल स्ट्रेसेस, बिकॉज ड्यू टू बेंडिंग ये कंप्रेशन टेंशन डेवलप हो रही है एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस आर नथिंग बट नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो हमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में यहाँ पे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन में, समझ गए बात को। सिमिलरली 3 और 4 सपोर्ट के बीच में जो बेंडिंग हो रही है उसके लिए हमें इस तरह से रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 2 अलग अलग स्पैनिंग डायरेक्शन में हमें रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव मूवमेंट्स है, ये दोनों पॉजिटिव मूवमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्सनली रेस्ट्रेंट नहीं किया गया, मैंने चूंकि पहले ही बोल दिया। तो पॉजिटिव मूवमेंट से नेगेटिव मूवमेंट आ ही नहीं रहा है, मेंबर के ऊपर स्लैब के ऊपर नेगेटिव मूवमेंट आ ही नहीं रहा है। तो हम जो यहाँ पर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये केवल टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं और 2 लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, एक जाली जैसा, ऐसा 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 ऐसा। अब इसमें से 2 लेयर है तो एक लेयर नीचे होगा एक लेयर ऊपर होगा। तो कौन सा लेयर का रिइंफोर्समेंट नीचे होगा, ऑब्वियसली वो लेयर का रिइंफोर्समेंट नीचे होगा जिसके करस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज हम प्रूव कर देंगे, जो शॉर्टर स्पैन होती है ना, शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग, जैसे यहाँ पे ये वाला स्पैन जो है, ठीक है, ये वाला स्पैन कहने का मतलब है इन 2 सपोर्ट के बीच का जो स्पैन है, ओके, दिस पर्टिकुलर स्पैन इज शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग बेंडिंग मोमेंट ज्यादा मिलती है, ये हम अभी प्रूफ कर देंगे, एक डिजाइन थ्योरी जब पढ़ाएंगे ये हम प्रूव कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग बेंडिंग मोमेंट ज्यादा मिलता है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के करस्पॉन्डिंग जो हम रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं वही हमारा बॉटम लेयर में होता है। मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा जो मोमेंट ज्यादा होगा उसके करस्पॉन्डिंग आप सबसे पहले रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, तो वही आपका सबसे निचला वाला लेयर में होगा, बॉटम मोस्ट लेयर में होगा। क्लियर है, ये सब कुछ बेसिक बात खत्म हो गया। आई होप कि कुछ आपको आइडिया लगा होगा, समझ गए होंगे थोड़ा मोड़ा, क्योंकि ये सब टर्म हम आगे चल के यूज करने वाले हैं, तो उस समय इमेजिनेशन होना चाहिए दिमाग के अंदर। ओके चलिए अब शुरू करते हैं विद कॉन्सेप्ट ऑफ एस्पेक्ट रेशियो। ये डिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, किस तरह से कटोरा जैसा डिफ्लेक्ट कर रहा है स्लैब। आपका हैंग हो गया क्या, नहीं आ गया था, तो इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है सॉसर जैसा, एक डिस्क लाइक, है ना। और एक चीज जब एनालिसिस करूंगा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोलूंगा यहां से एक स्ट्रिप ले लूंगा मैं 1 मीटर चौड़ा, इधर से एक पट्टी ले लूंगा 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, ओके। ये पट्टी लेने के बाद तो ये जो पर्टिकुलर कॉमन एरिया है, दिस कॉमन पॉइंट, तो इस कॉमन पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है दोनों स्पैन के अलाउंग, दिस कॉमन पॉइंट का डिफ्लेक्शन विल बी सेम कि नहीं, डेल्टा हियर विल बी सेम along this span. I will use this concept now only, okay, थोड़ा देर में। इससे पहले एक बार हम एस्पेक्ट रेशियो का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि 2 वे स्लैब को बेसिकली किस तरह से एक्चुअली देखा जाता है। तो देखिए अब यहां से आप लिखना चालू करिए, ओके, 2 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। तो देखिए ये मान लीजिए एक कोई स्लैब है, ठीक है। अच्छा हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा मेथड हमको पढ़ना है डिजाइन के लिए, देखिए हम बेसिकली यहाँ पे 3 मेथड को पढ़ेंगे, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक हम पढ़ेंगे रैनकाइन ग्रासहोफ थ्योरी, पहला हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्कस मेथड दूसरा, तीसरा हम पढ़ेंगे आईएस कोड मेथड, ठीक है। तीनों अलग अलग मेथड्स हैं जिनको यूज करके क्वेश्चन आते हैं। जो पहला 2 मेथड मैंने बोला आपसे, रैनकाइन ग्रासहोफ थ्योरी एंड मार्कस मेथड, ये जो मेथड्स हैं ये जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं बेस्ड ऑन दिस मेथड। बट जो एक्चुअली हम स्लैब का डिजाइन करते हैं, बिकॉज आईएस कोड है अपना, तो वी विल डेफिनेटली यूज आवर कोड बुक टू डिजाइन दिस स्लैब। तो हम कोड का ही एक्चुअल इस्तेमाल करते हैं वाइल डिजाइनिंग दिस स्लैब। इज इट क्लियर टू यू? तो हम तीनों मेथड को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, लास्ट में देखेंगे आईएस कोड मेथड, वही सबसे बड़ा है और उसी को बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है, कोडल प्रोविजंस वगैरह को सब चीज। हाँ लेकिन ये जो 2 मेथड होगा, रैनकाइन ग्रासहोफ मेथड एंड ये कौन सा मार्कस मेथड, दिस विल डेवलप योर बेसिक एंड अदर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस इन पार्ट से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके ठीक है। अच्छा इससे पहले मेरे को एक बात याद आया, ठीक है, वो एक फोटो पे चलते हैं। कौन सा फोटो था? ये वाला फोटो।
एक मिनट, ये जो फोटो मैं बता रहा था इसका मतलब बताऊंगा बोल रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है इस पर्टिकुलर फोटो में, जो कॉर्नर्स है उसके ऊपर से कॉलम चला गया है क्या, तो कॉलम का जो लोड आ रहा है वो कॉर्नर पे आ रहा है क्या, ठीक है। तो इस केस में भी कॉर्नर लिफ्ट अप हो पाएगा नहीं। तो दिस इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो जनरली अपार्टमेंट वगैरह होते हैं ना, इसमें जो स्लैब होते हैं इट इज टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट ऑलवेज। इस ऑलवेज नहीं, अलग अलग स्लैब का पैनल है, मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा, ठीक है। अलग अलग स्लैब का पैनल है वो मैं आपको बताऊंगा, वो कोड में दिया हुआ है, तो वो हम बाद में देखेंगे जब आईएस कोड मेथड को हम पढ़ेंगे ना, उस समय हम देखेंगे। अलग अलग स्लैब का पैनल, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनती है, कंडीशंस बनती है, ठीक है। आपको सब समझ में आएगा, अभी बेसिक्स मैंने आपको बताया है। अब देखिए, चलिए अब चलते हैं अपने क्लास के ऊपर। ओके, तो ये देखो, लेट्स सपोज इट इज अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑन ऑल फोर साइड, चारों बगल से सपोर्ट कर दिया गया इसको, सिंपली सपोर्टेड स्लैब ऑन ऑल फोर साइड्स। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्पैन होती है ना, दिस पर्टिकुलर स्पैन, लेट्स सपोज इट इज योर एल एक्स एंड दिस पर्टिकुलर स्पैन यहाँ से यहाँ तक, दिस इज योर एल वाई, ठीक है। नाउ यहाँ पे एल वाई क्या है, लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन, लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन। एल एक्स क्या है आपका, शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन, शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन। इज इट क्लियर? यही नोटेशन कोड में भी यूज किया गया है, तो आपको यही यूज करना है। मतलब एल वाई विल बी ऑलवेज लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन, एल एक्स विल बी ऑलवेज शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन। आई एम गोइंग टू यूज दिस नोटेशंस ओनली, तो आप भी यही ध्यान में रखिएगा क्योंकि कोड में इसी तरह से यूज किया गया है। एस्पेक्ट रेशियो, ए एस पी ई सी टी, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता था, एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन। तो इस स्लैब के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि एल वाई डिवाइडेड बाई एल एक्स, इस चीज का रेशियो होता है एस्पेक्ट रेशियो। नाउ टू वे स्लैब कब होगा, टू वे स्लैब तब होगा व्हेन दिस एस्पेक्ट रेशियो विल बी लेस देन इक्वल टू 2। जब ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 तक आएगी, अप टू देन दिस स्लैब विल बी क्लासिफाइड एज टू वे स्लैब। 2 तक अगर 2 भी आ गई तो भी टू वे स्लैब, 2 से अगर ज्यादा है तो 1 वे स्लैब। क्लियर है? ये बात हमने पहले डिस्कस कर रखा था। अब देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू यूज फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज योर रनकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रनकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी, ये देखिए यहाँ स्लैब के डिजाइन में जो बेसिक चीज गवर्निंग है वो क्या है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया पर बेस्ड ही हम स्लैब का पूरा डिजाइन करते हैं। अब देख ही रहे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग ए स्ट्रिप, मैं एक स्ट्रिप लेता हूँ, ये वाला स्ट्रिप एक लेता हूँ अलोंग दी लॉन्गर स्पैन, ठीक है। 1 मीटर का ये स्ट्रिप मैंने ले लिया, ये स्ट्रिप का जो चौड़ाई है 1 मीटर वाइड है ये इसका विड्थ। सिमिलरली एक स्ट्रिप में लेता हूँ अलोंग शॉर्टर स्पैन और इसकी भी चौड़ाई कितना सेम ले लिया मैंने, 1 मीटर विड्थ अलोंग शॉर्टर स्पैन। ओके, शॉर्टर स्पैन के अलोंग भी मैंने 1 मीटर विड्थ ले लिया, लॉन्गर स्पैन के अलोंग भी 1 मीटर का विड्थ ले लिया। नाउ लोडिंग का बात करते हैं। इस स्लैब पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, दिस स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड। ये जो स्लैब है इट इज सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड, टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट नहीं है, इट इज फ्री टू लिफ्ट फ्रॉम ऑल दी 4 साइड्स। मतलब इस तरह से कटोरा वाला शेप ये एक्वायर कर सकता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम एनालिसिस कर रहे हैं रनकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मैं अभी लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, हम अभी लिखवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आप ऐसा करिए ना, तो आप हेडिंग डालिए टू वे स्लैब, ठीक है। ऐसा करिए, पहले यहाँ तक लिखिए, कैसे लिखेंगे देखिए, आप हेडिंग डालिए टू वे स्लैब, फिर यहाँ पे बगल में लिखिए ऐसे रनकाइन-ग्रासहोफ मेथड, ठीक है। रनकाइन-ग्रासहोफ मेथड, ग्रासहोफ मेथड, ठीक है, रनकाइन-ग्रासहोफ मेथड ये लिखिए।
मतलब टू वे स्लैब, ये हेडिंग डालिए, टू वे स्लैब स्लैश रनकाइंड ग्रासहॉपर मेथड, ये इसमें लिखिए पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हम 3 मेथड पढ़ेंगे इसमें। ये डायग्राम बनाइए, ठीक है, ये LX दिखाइए, LY दिखाइए, एस्पेक्ट रेशियो दिखाइए इस स्लैब का। मैं बोल रहा हूँ कि इट इज लेस देन इक्वल टू 2, इसलिए हम इसे एज ए टू वे स्लैब कंसिडर कर रहे हैं। LX क्या है, शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन, LY क्या है, लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन। ओके, अब देखो जो x डायरेक्शन में लोडिंग है, x डायरेक्शन में जो लोडिंग है, ठीक है, UDL है। ओके, यहाँ पे तो UDL है, y डायरेक्शन में भी UDL है। ओके, सो ये लोडिंग आपका UDL है। सो लेट्स सपोज दिस इज योर WX लोडिंग एंड दिस इज योर WY लोडिंग। ओके, जो y डायरेक्शन में स्पैन है उस पर जो लोडिंग है UDL, इट इज योर WY, और जो x डायरेक्शन में इट इज योर WX। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में जो हम जब भी डिजाइन करेंगे वो हम किस मोमेंट के लिए डिजाइन करेंगे, अल्टीमेट मोमेंट के लिए। अल्टीमेट मोमेंट के लिए डिजाइन करने के लिए हमको अल्टीमेट लोड चाहिए। बाय यूजिंग अल्टीमेट लोड वी विल कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट। और यहाँ पे हम ये मिड पॉइंट, ठीक है, ये स्ट्रिप जो लिए एकदम ये मिड में लिए, क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं रनकाइंड ग्रासहॉपर मेथड को यूज करके। तो सुनना, चारों बगल मैंने सिंपली सपोर्टेड कंसिडर कर लिया है, तो ये कोई 2 स्पैन देखिए, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जब डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्शन होगी, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा, यही सेंटर वाले पॉइंट पे। और कितना, मान लो इस पे लोडिंग है, ये लोडिंग है आपका WY, लेट्स सपोज। ओके, तो यहाँ पे ये कितना मिलेगा, WY L²/8, WY L², L क्या लेंगे आप, LY का स्क्वायर/8, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्स। अब ये BMX निकालने के बाद इसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट आपको निकल जाएगा। सिमिलरली ये जैसा x डायरेक्शन में हमने किया, सिमिलरली वी कैन डू इन y डायरेक्शन टू कैलकुलेट दी अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। और जो मोमेंट आएगी उस मोमेंट के करस्पॉन्डिंग हम अपना एनालिसिस को करेंगे। क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज कि ये WX प्लस WY मिला के, ये WX प्लस WY को मिला के जब आप कंबाइन करोगे तो ये इस पर्टिकुलर एरिया पे, ये जो यूनिट एरिया आपको मिल रहा है, ये कितना एरिया मिल रहा है, ये जो एरिया मिल रहा है, ये सेंटर वाला पार्ट, ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर का एरिया मिल रहा है। तो ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर एरिया पे जो लोड है ना, लेट्स सपोज दिस पर्टिकुलर लोड इज योर W। इस पूरे एरिया पे जो लोडिंग है, ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर एरिया पे, ये जो बीच में मैं रेड फिगर कर रहा हूँ, इस पे लोड है W। और एंड दिस W कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिखते हैं, दिस W इज नथिंग बट WX प्लस WY। दिस इज लेट्स सपोज योर इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है, ये मैंने वो जो यूनिट एरिया आपको मिला सेंटर पे, उस पे जो लोडिंग है W, वो कितना होगा, WX प्लस WY, दोनों को मिला के जो लोडिंग मिलेगी वही होगी वो। तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, इतना लिखिए। अब इसके बाद आप ये लिख लीजिए, सबसे पहले रनकाइंड ग्रासहॉपर थ्योरी का कुछ स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे कंडीशन जो लिया है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब लिया है, टू वे स्लैब, अप्लीकेबल फॉर सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब, ठीक है, मतलब चारों सपोर्ट के ऊपर जस्ट ये प्लेस्ड है ना। नेक्स्ट, व्हेन द एजेस एंड कॉर्नर्स आर, और ये किस कंडीशन में एप्लीकेबल है, टॉर्सनली नॉट रेस्ट्रिएंट कंडीशन में, मीन्स एजेस एंड कॉर्नर्स आर फ्री टू लिफ्ट, ठीक है, फ्री टू लिफ्ट मतलब वो ट्विस्टिंग वगैरह भी हो सकता है उसमें, टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब नहीं है, ध्यान रखिए, दिस स्लैब इज नॉट टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट। सो edges and corners are free to lift condition called unrestrained support। इसको क्या सपोर्ट बोलते हैं, अनरेस्ट्रिएंट सपोर्ट। रेस्ट्रिएंट सपोर्ट का एग्जांपल मैंने बोला था, ये दीवार है, उसके ऊपर भी दीवार बना दिया, ठीक है, स्लैब के ऊपर, फिर या फिर मतलब स्लैब के ऊपर लोडिंग आप लगा के उसको किसी तरह से, मतलब फिक्सिटी है ना, फिक्स सपोर्ट जैसा आप कंडीशन वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस सपोर्ट को हम कहेंगे रेस्ट्रिएंट सपोर्ट। जैसे कॉर्नर के ऊपर कॉलम आपने चढ़ा दिया ऊपर भी, ठीक है, तो वो सारे जो कंडीशंस होते हैं वो रेस्ट्रिएंट सपोर्ट के कंडीशन हो जाते हैं। बट ये रेस्ट्रिएंट सपोर्ट का कंडीशन नहीं है, जस्ट चारों बगल दीवार है, उसके ऊपर स्लैब आपने रख दिया, वो कंडीशन के लिए यहाँ पे एनालिसिस चल रही है रनकाइंड ग्रासहॉपर थ्योरी को यूज करके। नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग, मतलब लिफ्टिंग होगा, मतलब सपोर्ट पे लिफ्टिंग होगा,
आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं, सपोर्ट पे लिफ्टिंग होगा कहने का मतलब है ये मान लीजिए सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट कहने का मतलब ये कोई ब्रिक वर्क किया गया है, तो इस पे जब लिफ्टिंग होगी स्लैब की तो ये इस तरह से कुछ स्लैब जब डिफ्लेक्ट होगा, जस्ट ए मिनट, जब स्लैब डिफ्लेक्ट होगा तो उस पर कुछ इस तरह से ये लिफ्टिंग हो जाएगी। ओके, सो नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग। इस तरह से आप एक छोटा डायग्राम बना सकते हो यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं सपोर्ट पे ये लिफ्ट हो गई है। जैसा कि मैंने बोला, चूंकि वो लिफ्ट हो रही है तो वहां पे कोई रेस्ट्रिएंट नहीं है, इस कारण से किसी भी तरह का नेगेटिव मूवमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। नो नेगेटिव मूवमेंट विल बी डेवलप ऑन एजेस एंड कॉर्नर इन दिस केस। किसी भी तरह का नेगेटिव मूवमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे जो भी मूवमेंट आएंगे इट विल बी पॉजिटिव मूवमेंट या फिर सैगिंग मूवमेंट्स। इसको हम क्या कहेंगे, सैगिंग मूवमेंट। वो अलग बात है कि दोनों स्पैनिंग डायरेक्शन में आएंगे। दोनों स्पैनिंग डायरेक्शन करने का मतलब है शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग भी आएगा एंड लॉन्गर स्पैन के अलॉन्ग भी आएगा, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव मूवमेंट आएंगे। यहाँ पे जो रनकाइन-ग्रासहोफ मेथड को यूज करके हम स्लैब को डिजाइन कर रहे हैं, दिस स्लैब इज डिजाइंड फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट ओनली, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट ओनली, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव मूवमेंट को ही कैलकुलेट करने वाले हैं। और एक चीज सुनिएगा, देखिए मैं थोड़ा इन डेप्थ भी जाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में छूटे नहीं। तो ये सब कंडीशंस याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कंडीशंस ध्यान रखने वाली क्या बात है, जो है वही लिखवा दिया चीज़ों को। अभी करेंगे आगे। पहला इक्वेशन हो गया है WX + WY = W। अब आगे करेंगे। अब देखिए क्या समझाने वाला हूँ। स्लैब जो होती है ना, जो टू वे स्लैब होते हैं बेसिकली, दिस आर हाईली इनडिटरमिनेट स्लैब। जनरली ये जो स्लैब्स होता है दिस आर हाईली इनडिटरमिनेट स्लैब। लेकिन जो रनकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो हाईली इनडिटरमिनेट स्लैब है उसको डिटरमिनेट बना के वो एनालिसिस कर रहा है, उसको डिटरमिनेट बना के वो एनालिसिस कर रहा है। समझ गए। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि रनकाइन-ग्रासहोफ थ्योरी जो है वो क्या करता है, जो हाईली इनडिटरमिनेट कंडीशन होती है स्लैब की उसको डिटरमिनेट कंडीशन में उसका एनालिसिस करता है। क्लियर है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। तो यहां तक आपने किया था, इक्वेशन 1 आपने बनाया था, लिखा था, उसके बाद वो थ्योरी लिखा है आपने। अब देखिए मैं ऐसा कह सकता हूं बाय यूजिंग द कंपैटिबिलिटी कंडीशन कि ये जो दो स्ट्रिप मैंने कंसिडर किया दो अलग अलग स्पैन के डायरेक्शन में, जब इनका डिफ्लेक्शन होगा, मान लो इधर से डिफ्लेक्शन हो गया, इधर से भी डिफ्लेक्शन हो गया, तो बाय यूजिंग कंपैटिबिलिटी कंडीशन, चूंकि वो ये सब तो एक ही मटेरियल है ना, पूरा का पूरा मटेरियल तो जुड़ा हुआ है ना एक दूसरे के साथ, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन होगा, जो मिड वाला पोर्शन है, इसकी डिफ्लेक्शन दोनों स्ट्रिप के करस्पॉन्डिंग सिमिलर डिफ्लेक्शन होगा, सेम डिफ्लेक्शन होगा दोनों स्ट्रिप के करस्पॉन्डिंग। क्लियर। सो आई कैन राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो लिखते हैं, सो आई कैन राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू मेंटेन द कंपैटिबिलिटी कंडीशन डिफ्लेक्शन ऑफ बोथ स्ट्रिप मस्ट बी इक्वल। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रिप्स हैं, ये जो स्ट्रिप्स आपने कंसिडर कर रखा है, कहने का मतलब है मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ये एक स्ट्रिप, फिर इधर से एक स्ट्रिप ऐसे डिफ्लेक्ट होते हुए आ रही है, यही स्ट्रिप था। ओके, दिस इज योर LY स्पैन। कौन सा, ये LY है और ये LX है। ओके, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट का, ये पर्टिकुलर पॉइंट का डिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये सिंपली सपोर्टेड थे, ये स्ट्रिप याद करिए। और सिंपली सपोर्टेड बीम का सोम में याद करो, जो डिफ्लेक्शन का वैल्यू मैंने बताया था ड्यू टू यूडीएल, सब्जेक्टेड टू यूडीएल। यहाँ पे पूरे इस पे भी यूडीएल है, इस पे भी यूडीएल है और इस पर भी यूडीएल ही है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सिंपली सपोर्टेड है एंड सब्जेक्टेड टू यूडीएल। तो जो डिफ्लेक्शन मैंने बताया था, क्या बताया था, 5/384, ठीक है, W L⁴/EI। This was the deflection formula for simply supported member subjected to UDL। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो चूंकि डिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए दोनों स्पैनिंग डायरेक्शन में ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो आई कैन राइट ए इक्वेशन लाइक दिस कि 5/384 WX L⁴ divided by EI must be equal to 5/384 WY Ly⁴ divided by EI। सो यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, मतलब दोनों स्पैन के अलाउंग, चूंकि वो मटेरियल सेम है तो EI दोनों स्पैन के अलाउंग कांस्टेंट। ठीक है, 5/384 ये तो कांस्टेंट था ही। तो इस इक्वेशन को अब जब सिंप्लीफाई करेंगे, आई एम गेटिंग
डब्ल्यू एक्स एल एक्स पावर 4 इक्वल टू डब्ल्यू वाई एल वाई पावर 4, हमको ये इक्वेशन मिलेगा। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 क्या था मेरा, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, वो था इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ तो ये जो अभी अभी इक्वेशन हमने लिखा, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आई कैन राइट, लेट्स सपोज मेरे को डब्ल्यू एक्स का वैल्यू लिखना है, तो डब्ल्यू एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू वाई इंटू एल वाई पावर 4 बाई एल एक्स पावर 4। आई कैन राइट लाइक दिस। लेट मी रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द पेंसिल, तो ज़्यादा लिख पाएंगे एक ही पेज में। हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ ये पर्टिकुलर वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यूजिंग इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 था वो मेरा क्या था, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई इक्वल टू डब्ल्यू। तो यहाँ पर डब्ल्यू एक्स का वैल्यू पुट करिए जो ऊपर आपने लिखा, डब्ल्यू वाई एल वाई पावर 4 बाई एल एक्स पावर 4 प्लस डब्ल्यू वाई इक्वल टू डब्ल्यू। इसको जरा सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे एज डब्ल्यू वाई एल वाई पावर 4 प्लस डब्ल्यू वाई, ये देखिए ये सॉरी हाँ ये डब्ल्यू वाई इंटू एल एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई एल एक्स पावर 4 इक्वल टू डब्ल्यू हम लिख सकते हैं ऐसे। नाउ इसको ऊपर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो डब्ल्यू वाई को कॉमन निकाल लूँ, डब्ल्यू वाई, तो मैं ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एल वाई पावर 4 प्लस एल एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई एल एक्स पावर 4, अच्छे से करिएगा, इक्वल टू डब्ल्यू। सो यहाँ से अगर मैं डब्ल्यू वाई का वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या मिलेगा मुझे, डब्ल्यू वाई इक्वल टू, आई कैन राइट डब्ल्यू टाइम्स इंटू एल एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई एल वाई पावर 4 प्लस एल एक्स पावर 4। ये मुझे मिल रहा है डब्ल्यू वाई का वैल्यू। समझ रहे बात को, ठीक है, ये डब्ल्यू वाई। अभी इसी को डब्ल्यू यू वाई में अगर कन्वर्ट करना है, डब्ल्यू यू वाई में मतलब अल्टीमेट, तो आप इसमें 1.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप सिंपली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग दिस डब्ल्यू वाई वैल्यू हम मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम अलोंग दिस पर्टिकुलर वाई स्पैन। ठीक है, हम मतलब ये वाई स्पैन मतलब कौन सा स्पैन है, लॉन्गर स्पैन है कि नहीं, तो वाई स्पैन के अलोंग हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद उसमें 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा बी एम यू, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या निकालनी है, बी एम यू निकालनी है, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट ही तो निकालना है। ओके, तो उसमें हम वैसे कर सकते हैं, या फिर आप लोड के साथ ही 1.5 मल्टीप्लाई करके निकालना चालू कर सकते हैं, या फिर लास्टली सारे कैलकुलेशन करने के बाद आप 1.5 मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। फैक्टर्ड निकालना ही है, ठीक है। अब ये जिस अप्रोच से कर सकते हो उसको भूलना नहीं। तो ये हो गया डब्ल्यू वाई का वैल्यू। सिमिलरली अगर हम अप्रोच करें तो आई कैन राइट द इक्वेशन फॉर डब्ल्यू एक्स। तो डब्ल्यू एक्स मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलरली आई कैन राइट डब्ल्यू एक्स एज डब्ल्यू इंटू एल वाई पावर 4 डिवाइडेड बाई एल एक्स पावर 4 प्लस एल वाई पावर 4। ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई आपने लिखना सीख लिया। अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, BMU, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट है हम निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग स्पैन है। एक्स स्पैन के अलोंग आपको लोडिंग का वैल्यू पता चल गया, दिस इज द लोडिंग अलोंग एक्स स्पैन। बाय यूजिंग कंपैटिबिलिटी कंडीशन डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया हमने ये लोडिंग निकाल लिया। वाई स्पैन के अलोंग आपको लोडिंग मालूम है, कितना लोड आ रहे हैं, ठीक है, आपको दोनों स्पैन के अलोंग लोडिंग मालूम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये बेंडिंग मोमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, लेट्स सपोज हम कैलकुलेट करते हैं अलोंग एक्स स्पैन। लेट्स सपोज आई एम कैलकुलेटिंग अलोंग एक्स स्पैन, तो बेंडिंग मोमेंट एक्स BMX, ओके, तो BMX विल बी इक्वल टू अल्टीमेट, मतलब ये BMX सिंपली निकालने के बाद 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको अल्टीमेट निकल जाएगा।
ओके बीएम। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे चूंकि हम रैनकाइन ग्रासहोफ मेथड यूज कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड स्लैब था टॉर्सनली नॉट रेस्ट्रिएंट, ठीक है, तो नेगेटिव मूवमेंट किसी भी तरह का नहीं आ रहा है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, दिस मूवमेंट्स आर पॉजिटिव मूवमेंट्स ओनली, मतलब सैगिंग मूवमेंट है। इज इट क्लियर? इफ दिस मूवमेंट्स आर पॉजिटिव मूवमेंट और सैगिंग मूवमेंट, तो जो रिइंफोर्समेंट निकलेगा हम रिइंफोर्समेंट बॉटम मोस्ट लेयर में डालेंगे, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के बिलो ही डालेंगे, टेंशन जोन ऑफ कंक्रीट में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम टेंशन को रजिस्ट करवाने के लिए, टेंशन को टेक केयर करवाने के लिए ये रिइंफोर्समेंट का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ओके वो जो बेंडिंग के कारण जो टेंशन आ रही है उस टेंशन को रजिस्ट करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग स्टील इन आरसीसी। इज इट क्लियर? तो BMX विल बी इक्वल टू, आई कैन राइट WX LX का स्क्वायर अपॉन 8, यही होगा। तो यहाँ पे आप WX का वैल्यू को पुट करिए, सब्स्टिट्यूट इट, तो WX इक्वल टू W इंटू LY पावर 4 बाई LX पावर 4 प्लस LY पावर 4 इंटू LX का स्क्वायर। ऐसे इसको और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब क्या करिए ना, देखिए ऊपर से हमको LY खत्म करना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों से हम LY से डिवाइड कर देंगे, LY पावर 4 से। जब अगर डिवाइड कर देंगे तो इस चीज़ को मैं यहीं पे ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 8 भी था, तो LX स्क्वायर अपॉन 8 मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा कि W इंटू अच्छा ये LY पावर 4 खत्म, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगी आपकी LX पावर 4 बाई LY पावर 4 प्लस 1 इंटू LX स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ लेकिन आप नहीं लिखिए, आप नीचे लिखते चलिए, इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद इसको और क्या किया जा सकता है, देखिए अच्छा एस्पेक्ट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, मैंने बोला था R इक्वल टू होता है लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन बाय शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन, मतलब LY अपॉन LX होता है। दिस इज योर एस्पेक्ट रेशियो। तो यहाँ पे देखो ये जो LX अपॉन LY है इसको आप 1 अपॉन R लिख सकते हो क्या? So I can write this as 1 upon R. So simply I can convert this equation as W into LX का square by 8 divided by 1 plus 1 by R पावर 4 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो क्या आ गया आपको, BMX का जो वैल्यू है, ठीक है, ये BMX मतलब हम अलोंग शॉर्टर स्पैन निकाल रहे हैं, अलोंग शॉर्टर स्पैन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपको, W इंटू LX स्क्वायर बाई 8 ये आ गई, डिवाइडेड बाई क्या आ गई, डिवाइडेड बाई आ गई आपको नीचे आ गई थी 1 प्लस 1 बाई R पावर 4, ये वैल्यू आ गई थी। अब देखिए यहाँ पे जो स्लैब है उसका ये LX एंड LY ये तो कांस्टेंट है कहीं ना कहीं, तो R भी तो कांस्टेंट होगा, मतलब एस्पेक्ट रेशियो जो आपने निकाला वो भी तो कांस्टेंट होगा। तो ये वाला टर्म देखो, इसको मैं इस तरह से मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा एक्स W LX स्क्वायर, समझ गए? इस चीज को मैं लिख सकता हूँ एस अल्फा एक्स W LX स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा एक्स इक्वल टू क्या हो गया, दिस अल्फा एक्स इक्वल टू इट विल बी, ये वाला कौन सा हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 प्लस 1 बाई R पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ अल्फा एक्स, ओके। अब ये अल्फा जो यहाँ पे निकला इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूवमेंट कोफिशिएंट, इसको हम कहेंगे मूवमेंट कोफिशिएंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं मूवमेंट कोफिशिएंट। अब ये जो मूवमेंट कोफिशिएंट है अल्फा एक्स जो आपने निकाला, ये किसके लिए निकाला था, ये जो अल्फा एक्स हमने निकाला है
पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो शॉर्टर स्पैन में मिल रही है उसके लिए आपने निकाला है ना ये मोमेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं फॉर बेंडिंग मोमेंट फॉर लॉन्गर स्पैन, ओके। मतलब हम निकालेंगे अब सेकेंड बी एम वाई का वैल्यू। तो बी एम वाई का वैल्यू मतलब डब्ल्यू वाई इंटू एल वाई का स्क्वायर अपॉन 8 लाइक दिस। तो डब्ल्यू वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो डब्ल्यू वाई का वैल्यू डब्ल्यू इंटू एल एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई एल वाई पावर 4 प्लस एल एक्स पावर 4 इंटू एल वाई का स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। अब हमको एल एक्स ऊपर से रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, एल एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एल वाई अपॉन एल एक्स पावर 4 प्लस 1, ये सिंपली ऐसा हो जाएगा इंटू एल वाई का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, हम इक्वेशन को एल एक्स के टर्म्स में ही लिखना चाहते हैं, ठीक है। हम इक्वेशन को एल एक्स के टर्म, रुकिए मैं क्या करना चाहता हूँ देखिए आपको समझ में आएगा। मैं करना ये चाहता हूँ ना, क्या करें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, ये एल एक्स 4 जो है ना इसे डिवाइड कर ही दो। तो चलो डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा डब्ल्यू एल वाई का स्क्वायर, ठीक है, बाई 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एल वाई पावर 4 बाई एल एक्स पावर 4 मतलब आर पावर 4 डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमको ये मिलेगा, ये मिल रहा है। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतना मिल गया, इतना मिलने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, क्या ऊपर एल एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ एल एक्स स्क्वायर से। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब लिखेंगे इक्वेशन को फिर से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू एल वाई का स्क्वायर बाई एल एक्स का स्क्वायर, अगेन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगेन 1 प्लस आर पावर 4, ठीक है, इंटू 1/8 इंटू क्या बच जाएगा एल एक्स स्क्वायर। मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाई करूं तो बी एम वाई इक्वल टू, मैं सिंपली लिख सकता हूं बेंडिंग मोमेंट इन वाई डायरेक्शन लॉन्गर स्पैन, आई कैन राइट एज अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ये डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर को कॉमन रख रहा हूँ, इसी पैटर्न में मैं लिखूंगा, बस मैं यहाँ पे मोमेंट कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। मैं शॉर्टर स्पैन को ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट शॉर्टर स्पैन का ही होगा, क्यों होता है, क्योंकि मैंने बोल रखा था शॉर्टर स्पैन के करस्पॉन्डिंग आपको मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगी। अभी ऐसा क्यों है अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये जो अल्फा वाई निकला, दिस इज व्हाट, दिस इज द मोमेंट कोफिशिएंट फॉर बेंडिंग मोमेंट इन लॉन्गर स्पैन। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये भी मोमेंट कोफिशिएंट है, ये भी क्या है मोमेंट कोफिशिएंट है, मोमेंट कोफिशिएंट किसके लिए, फॉर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, इन लॉन्गर स्पैन, ठीक है। अल्फा एक्स जो था, चूंकि एक्स आपका शॉर्टर स्पैन था, तो अल्फा एक्स जो निकला था, व्हाट वाज दैट, दैट वाज द मोमेंट कोफिशिएंट फॉर बेंडिंग मोमेंट इन शॉर्टर स्पैन। दिस इज योर मोमेंट कोफिशिएंट फॉर बेंडिंग मोमेंट इन लॉन्गर स्पैन। नाउ ये अल्फा एक्स और अल्फा वाई के वैल्यू को जरा कंपेयर करते हैं। लेट अस कंपेयर अल्फा एक्स का वैल्यू, अल्फा एक्स का जो वैल्यू था, इसका वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स का वैल्यू आपको निकल के आया था, मैं आपको बताता हूँ, इट इज योर 1/8 इंटू 1 प्लस 1/r पावर 4, ये था अल्फा एक्स का वैल्यू। अल्फा वाई का जो वैल्यू है, ये अभी अभी आपने निकाला आर स्क्वायर बाई 8 1 प्लस आर पावर 4, ठीक है, ये वैल्यू आपने निकाला अल्फा वाई का। अब देखिए एक चीज और, तो जो आपने लिखा यहाँ पे क्या, बी एम एक्स एंड बी एम वाई, इसमें सिंपली आपने क्या किया, इक्वेशंस जो निकले, अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर, अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू
LX²। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह शॉर्टर स्पैन को ही लिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो वैल्यू है दिस आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ये वैल्यूज भी आपका कॉन्स्टेंट है, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है। मतलब बी एम वाई के कैलकुलेशन में ये वाला जो वैल्यू है WL² वो जितना हम शॉर्टर स्पैन के कैलकुलेशन में WLX² ले रहे हैं सेम उतना ही है। ठीक है, तो दिस टू वैल्यूज आर इक्वल। अब बात करते हैं कि ये BMX, ठीक है, ये दिस आर पॉजिटिव मोमेंट्स। ये कौन से मोमेंट्स है? पॉजिटिव, ये मोमेंट है पॉजिटिव, मतलब सैगिंग है। दिस आर दी सैगिंग मोमेंट्स, सैगिंग मोमेंट। ठीक है, सैगिंग मोमेंट, दिस आर दी पॉजिटिव मोमेंट, सैगिंग मोमेंट। नाउ अब हम बात करेंगे ये BMX और BMY में कौन बड़ा होगा। तो देखो WLX² ये दोनों चूंकि सेम है, तो इन दोनों में से बड़ा वही होगा जिसका अल्फा बड़ा होगा। सिंपल सी यही बात है, जिसका अल्फा बड़ा होगा जिस केस में वही बड़ा होगा। अल्फा इक्वल टू आपको आपके पास सामने फॉर्मूला है। नाउ आर इक्वल टू क्या होता है? आर का वैल्यू ये होता है, इट इज योर LY/LX। आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अच्छा एक मिनट, हाँ बिल्कुल, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों? बिकॉज LY इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सॉरी LY इज ग्रेटर देन LX। ठीक है, यहाँ पे आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्यों यहाँ पे ग्रेटर देन 1 का बात हो रहा है? क्योंकि अच्छा LY विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू LX। ठीक है, ये हो सकता है LY इज ग्रेटर देन इक्वल टू LX। मतलब इसका यही है, सिंपली यही कहना चाहते हैं, जो 2 वे स्लैब है उसके लिए जो एस्पेक्ट रेशियो है ये 1 से लेके 2 तक होता है, 1 से लेके 2 तक होता है। ठीक है, मतलब यही है इसका सिंपली। तो ये भी 2 वे स्लैब हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये चीज लिखा। तो इन जनरल कंडीशन जनरली यही होगा कि LY जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन LX। सो ये जो रेशियो है ये 1 से अधिक आएगी। तो जरा देखो, अगर ये रेशियो R का वैल्यू 1 से अधिक आ रहा है तो इसका मतलब जरा ये वैल्यू कंप्यूट करके देखिए, अल्फा एक्स और अल्फा वाई में से किसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो R का वैल्यू कुछ ले लीजिए आप, R का वैल्यू ले लो आप 1.5 ले लो। तो हमने लिया, कैलकुलेट भी कर लिया। ठीक है, कैलकुलेटर हमारे पास ही है, देखो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो R इक्वल टू 1.5 ले लिया, मतलब एक एस्पेक्ट रेशियो ले लिया 2 वे स्लैब के करस्पॉन्डिंग, और हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद देखिए अल्फा एक्स का वैल्यू आया कितना, 0.104, और अल्फा वाई का वैल्यू कितना आया, 0.046। हु इज बिगर, हु इज बिगर इन दिस केस? अल्फा एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा वाई। अगर अल्फा एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा वाई तो इसका मतलब क्या है? बेंडिंग मोमेंट along shorter span will be more than bending moment along longer span। जो शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग बेंडिंग मोमेंट है ये ज्यादा होगा लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग बेंडिंग मोमेंट से। तो अगर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट होके आएगी वो भी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग जो रिइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे वो ज्यादा प्रोवाइड होगा, और यही जो ज्यादा रिइंफोर्समेंट है ये बॉटम लेयर में रहेगी क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, और BMY के करस्पॉन्डिंग जो रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट होगा ये इसके ऊपर हम रखेंगे। समझ गए बात को, किस तरह से लेयर बनेगी? चलिए अभी हम लिखवाते हैं इन स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट यहाँ पे मोटा मोटी क्लियर हुआ, तो लिखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को। लिखिए, बेंडिंग मोमेंट along शॉर्टर स्पैन इज मोर एज कंपेयर टू बेंडिंग मोमेंट along लॉन्गर स्पैन। इसलिए शॉर्टर स्पैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? और आप देखे भी जो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला वैल्यू हमने निकाला वो हमने निकाला शॉर्टर स्पैन ही उसमें हमने कंसिडर भी किया था LX²। ठीक है, तो शॉर्टर स्पैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट। लॉन्गर स्पैन की स्पैन लेंथ जितना बढ़ते रहेगी लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग बेंडिंग मोमेंट उतना कम होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को भी आगे चल के कहीं ना कहीं प्रूव कर देंगे। आप इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके प्रूव भी कर सकते हो। लॉन्गर स्पैन की स्पैन लेंथ जितना बढ़ेगी, ठीक है, बेंडिंग मतलब बेंडिंग मोमेंट इन लॉन्गर स्पैन उतना कम होते चलेगा। क्यों? अल्फा वाई का वैल्यू कम होते चलेगा। समझ गए बात को? अल्फा वाई का वैल्यू कम होते चलेगा। ठीक है, आप 1.5 से एस्पेक्ट रेशियो और बढ़ा के देखिए,
1.6 करके वैल्यू निकाल के देखो, अल्फा वाई का वैल्यू और कम हो जाएगा, मतलब अल्फा वाई का वैल्यू कम होते चलेगा। सो इसलिए चूंकि बी एम एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि बी एम एक्स इज ग्रेटर देन बी एम वाई, ओके, एज अल्फा एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा वाई, ठीक है। इसलिए जो बी एम एक्स के करस्पॉन्डिंग जो रिइंफोर्समेंट निकलेगी वो मेन रिइंफोर्समेंट, ऐसे तो दोनों मेन रिइंफोर्समेंट है, करस्पॉन्डिंग टू बी एम एक्स भी मेन है, बी एम वाई भी मेन है, क्योंकि दीज आर फॉर पॉजिटिव मूवमेंट्स और ये हमको टेंशन जोन में प्रोवाइड करना है, दोनों ही मेन रिइंफोर्समेंट है। बट नीचे कौन होगा, पहला लेयर किसका होगा? सो बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड करस्पॉन्डिंग टू बेंडिंग मोमेंट एक्स, जो रिइंफोर्समेंट हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सब कुछ हम बताएंगे, अभी तो थ्योरी कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं, ठीक है। जो बी एम एक्स के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, दैट रिइंफोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड इन बॉटम मोस्ट लेयर, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, शॉर्टर स्पैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉन्गर स्पैन, क्लियर है। तो अब थोड़ा रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग, जो अभी फोटो बनाऊंगा ऐसा फोटो बहुत बनाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक चलो अब आ गया तो समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सिंपली सपोर्टेड स्लैब ले लिया, मतलब बीम्स के ऊपर सिंपली सपोर्ट है या फिर वॉल्स के ऊपर सिंपली स्लैब प्लेस्ड है, ठीक है, टॉर्सनली नॉट रेस्ट्रिएंट, ओके। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब, तो ये आपका शॉर्टर स्पैन एल एक्स, दिस इज योर लॉन्गर स्पैन एल वाई, ओके। तो शॉर्टर स्पैन कौन कौन सा सपोर्ट के बीच में सपोर्टेड है, मतलब ये वाला जो बीम होगा प्लस ये वाला जो बीम है, इन दोनों के बीच का जो स्पैन है, ठीक है, दिस इज योर शॉर्टर स्पैन की नहीं। सिमिलरली ये दोनों जो बीच का जो स्पैन है, दिस इज योर लॉन्गर स्पैन। तो देखिए जो डिफ्लेक्शन हो रही है शॉर्टर स्पैन के अलोंग, वो शॉर्टर स्पैन के अलोंग हो रही है, ऐसा डिफ्लेक्शन हो रही है, लॉन्गर स्पैन के अलोंग डिफ्लेक्शन लॉन्गर स्पैन के अलोंग हो रही है, यूं हो रही है, समझ में आ रहा है। शॉर्टर स्पैन के अलोंग जो डिफ्लेक्शन हो रही है शॉर्टर स्पैन के अलोंग हो रही है। सो जो हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहला लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट शॉर्टर स्पैन के अलोंग प्रोवाइड होगा एट ए पर्टिकुलर स्पेसिंग। इस तरह से हम फर्स्ट लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे अलोंग शॉर्टर स्पैन एट सम स्पेसिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डाया। इसमें भी और डिटेल है और भी कोडल प्रोविजंस है, कितना सपोर्ट, कितना रिइंफोर्समेंट सपोर्ट के अंदर जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, ऊपर टॉप लेयर में प्रोवाइड करना है नहीं करना है, बहुत सारा प्रोविजंस है। सब कुछ हम डिस्कस करेंगे जब हम आईएस कोड मेथड डिस्कस करेंगे, अभी बस कॉन्सेप्ट को सुनिए, ठीक है। बहुत सारे प्रोविजंस है, सारे प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे ईच बाय ईच। तो ये बॉटम मोस्ट लेयर आप प्रोवाइड कर दिए, कैसे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ये देखिए, ऐसा, ठीक है, अलोंग दिस स्पैन, ठीक है, ये अलोंग दिस स्पैन प्रोवाइड हो जाएगी ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका रिइंफोर्समेंट करस्पॉन्डिंग टू बी एम एक्स, मतलब आप कह लो इसको, हम इसको ए एस टी प्लस भी कह देंगे, ए एस टी एक्स प्लस, ये बी एम एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग हम निकाल रहे हैं, तो दिस इज योर ए एस टी एक्स प्लस, ऐसे भी कह सकते हैं। और इसके जस्ट ऊपर वाले लेयर पे कम रिइंफोर्समेंट होगी, वो होगी एल वाई के अलोंग, सो अलोंग दिस स्पैन। इस तरह से एक मैश बन जाएगी न्यूट्रल एक्सिस के बिलो, क्योंकि यहाँ पे टेंशन जो भी आएगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी रिइंफोर्समेंट करस्पॉन्डिंग टू बी एम वाई, है कि नहीं, और ये भी पॉजिटिव है, तो आप इसको ए एस टी वाई प्लस लिख सकते हो, ए एस टी वाई पॉजिटिव। इस तरह का मैश बन जाएगा सरिया का, क्लीन है, एट सम पर्टिकुलर स्पेसिंग। ये सब कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सब डिजाइन क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे कैसे कैसे हम करते हैं। अभी कंसेप्ट सीखते चलिए, डायमीटर ऑफ स्लैब, सॉरी डायमेंशन ऑफ स्लैब, डेप्थ ऑफ स्लैब वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं, सब कुछ समझ में आएगा, नॉट टू वरी, ओके। मेन चीज याद रखिएगा, जो स्लैब का यहाँ पे जो गवर्निंग डिजाइन क्राइटेरिया, इट इज डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया इज द गवर्निंग डिजाइन क्राइटेरिया हियर, ओके। अभी देखो, लेट्स सपोज कि मेरा मूड हुआ एक क्रॉस सेक्शन बना के दिखाने का, चलो अलोंग शॉर्टर स्पैन, ये तो मैं प्लान दिखा रहा हूँ, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर फोटो, दिस इमेज इज ऑफ प्लान। मान लो हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, तो यहां से मैं कट करके दिखाऊंगा, दिस सेक्शन एक्स सेक्शन में कट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सेक्शन में कट करके आपको दिखाऊंगा, मतलब आप इधर से देख रहे हो, यहां से क्रॉस सेक्शन हम दिखाएंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, क्रॉस सेक्शन मतलब आप इस तरफ से देख रहे हैं, समझ गए, इस तरफ से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो
तो आपको दिखेगा सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? लेट्स सपोज इसका नाम देता हूं मैं 3, इस साइड का नाम देता हूं 4। तो आपको दिखेगा, लेट्स सपोज हमने वॉल के ऊपर सपोर्ट किया हुआ था, तो आपको ये दिखेंगे दीवार, ये दिखेंगे आपको वॉल दिखेंगे। तो लेट्स सपोज ये वॉल है, वॉल नंबर 3, और ये वॉल नंबर 4 आपको दिखेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपको दिखेगा स्लैब, तो स्लैब ले लेते हैं। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर थिकनेस का आपको दिखेगा स्लैब, है कि नहीं? सिंपली इसके ऊपर प्लेस्ड है। जस्ट ए मिनट, इस तरह से आपको दिखेगा स्लैब। नाउ ये जो यहाँ पे स्पैन होगी, दिस पर्टिकुलर स्पैन इज योर LX। ओके, LX। देखो हम इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालना आप जानते हैं, सिंपली सपोर्टेड केस है तो इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालना आपको मालूम है, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। तो हमको इफेक्टिव स्पैन निकल जाएगा। ये जो चीज है इट इज योर क्लियर स्पैन। तो सपोर्ट का जो भी डायमेंशन होगा वो जोड़ देंगे तो वी विल गेट द इफेक्टिव स्पैन, सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट, है ना? मतलब यहां से ऐसा, ये जो स्पैन होगी दिस विल बी द इफेक्टिव स्पैन ऑफ, इन दिस केस मतलब सेंटर टू सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड सिंपल सपोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेन ये जो डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूँ क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन, ये मैं दिखा रहा हूँ रिइंफोर्समेंट को दिखाने के लिए। तो देखो इसमें जो आपको मेन रिइंफोर्समेंट दिखेगा, मेन रिइंफोर्समेंट मतलब बॉटम मोस्ट लेयर में वो दिखेगा कौन सा, ये हरा वाला रिइंफोर्समेंट। तो ये जो ग्रीन वाला रिइंफोर्समेंट है ये आपने निचले लेयर में एक क्लियर कवर को यूज करके 20 mm 30 mm जो भी क्लियर कवर है अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर कंडीशन, हम एक क्लियर कवर को यूज करके हम रिइंफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, क्लियर कवर को यूज करने के लिए क्या हम ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है, कवर ब्लॉक्स बनाते हैं और उस ब्लॉक्स को पहले रख देते हैं जो भी अपना फोम वर्क होता है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर हम सरिया बांधते हैं, समझ गए? फिर कंक्रीट पुअर कर देते हैं, मतलब कास्टिंग कर देते हैं। ओके, तो हम कवर ब्लॉक बनाते हैं पहले। जब भी कास्टिंग होती है उससे पहले आपने देखा होगा गोल गोल कवर ब्लॉक बनाया जाता है। फोटो दिखा दूं क्या? दिखा देंगे बाद में। तो ये देखो, ये आपका ग्रीन कलर का मेन रिइंफोर्समेंट आपने डाल दिया पहले बॉटम मोस्ट लेयर में, हो गया। अब तो ये आपको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल दिखेगा क्योंकि हम ये वाला क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। ठीक है, दिस क्रॉस सेक्शन XX मतलब XX सेक्शन यहाँ पे बना रहे हैं। और ये जो ब्राउन वाले रिइंफोर्समेंट है ये उसके दूसरे डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये आपका ब्राउन रिइंफोर्समेंट आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह का फोटो बन जाएगा कुछ। सो दिस इज योर AST X प्लस, है कि नहीं? एंड दिस इज योर AST Y प्लस। ओके, आप अभी ये इतना समझिए, अभी बहुत सारा चीज है। ठीक है, हर जगह बहुत सारा रिइंफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइडेड होती है, तो एक एक करके समझाऊंगा। इस तरह का बहुत सारा डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ स्लैब वाले। ये जो स्लैब का भी आपको डिजाइन सिखाऊंगा, इसमें इस तरह का बहुत सारे डायग्राम्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, घबराने का जरूरत नहीं है। अब ये देखो यहाँ पे क्या एक पॉइंट दिमाग में आ रहा था। हाँ, ये जो रिइंफोर्समेंट है दिस आर प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। These are placed mutually perpendicular to each other। इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल प्लेसमेंट। ऑर्थोगोनल, समझ गए बात को? अगर कोई चीज 90 डिग्री पे होती है एक दूसरे के तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल। तो दिस रिइंफोर्समेंट आर ऑर्थोगोनली प्लेस्ड। तो स्लैब के केस में जो रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया। तो दिस आर दी ऑर्थोगोनली प्लेस्ड रिइंफोर्समेंट। और इस तरह से रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के कारण एक बात ध्यान रखिएगा, बेंडिंग मोमेंट किसी भी डायरेक्शन में डेवलप क्यों ना हो, सभी डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट को ये कैपेबल है रजिस्ट करने के लिए। क्लियर है? हर एक डायरेक्शन में ये रजिस्ट कर लेगा। हम निकालते हैं भले ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकाल के उसके करस्पॉन्डिंग रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करके डिजाइन करके प्रोवाइड कर दिया, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इस तरह से आप सरिया प्रोवाइड कर देंगे तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट क्यों ना डेवलप हो, क्यों ना बेंडिंग हो रहा हो, वो हर एक डायरेक्शन का मूवमेंट को रजिस्ट करने में ये कैपेबल है। मूवमेंट को रजिस्ट करने में कैपेबल है कहने का मतलब है उसके कारण क्या डेवलप होगी, टेंशन डेवलप होगी। तो हर एक डायरेक्शन के टेंशन को ये टेक केयर कर लेगा अगर इस तरह से आप ऑर्थोगोनली रिइंफोर्समेंट को स्लैब में प्लेस किए हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे गए हैं। इज इट क्लियर? चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ।
देखो, आईएस कोड मेथड भी इस तरह के स्लैब को डिजाइन करने का कंसेप्ट देता है। आईएस कोड मेथड भी इस तरह के स्लैब को डिजाइन करने का कंसेप्ट देता है। इस तरह के स्लैब को, इस तरह का स्लैब कहने का मतलब है, ये कौन सा स्लैब था? सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब था, लेकिन सिंपली सपोर्टेड था, टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट नहीं थी। टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट नहीं थी मतलब स्लैब में किसी भी तरह का नेगेटिव मूवमेंट नहीं था, ओनली पॉजिटिव मूवमेंट वाज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आईएस कोड भी एक अपना डिजाइन थ्योरी देता है। तो जो आईएस कोड है उसका एक टेबल आपको मिलेगा, हम वो टेबल आपको बताएंगे जब हम आईएस कोड मेथड पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे वो टेबल का भी फोटो आपको दिखाएंगे। तो वो टेबल में आपको ये जो मोमेंट कोफिशिएंट हमने आपको बताया अभी, ओके, अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई, इसके वैल्यू दिए हुए हैं करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो, मतलब करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आर वैल्यू। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आर वैल्यू उस टेबल में ये सारे मोमेंट कोफिशिएंट भी दिए हुए हैं। ये जो टेबल है वो आईएस कोड का टेबल नंबर 27 है, आई थिंक टेबल नंबर 27 में दिया हुआ ये जो कोफिशिएंट है ये फॉर टॉर्सनली अनरेस्ट्रिएंट स्लैब के लिए है, टेबल नंबर 26 में। ठीक है, उससे पहले भी एक टेबल है, उसमें जो वैल्यू दिए गए हैं वो टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब के लिए दिए गए हैं। ठीक है, हाँ करेक्ट। तो आप बोलोगे क्या सर ये वैल्यू आईएस कोड ने जो अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई का वैल्यू दिया होगा बेस्ड ऑन डिफरेंट आर वैल्यू, क्या कोड ने रनकाइंड ग्रासहॉफ कॉन्सेप्ट को यूज करके दिया है? तो ये बिल्कुल गलत है। कोड ने रनकाइंड ग्रासहॉफ मेथड को यूज नहीं किया है, रनकाइंड ग्रासहॉफ का अपना मेथड था। ठीक है, कोड ने इस मेथड को कॉपी नहीं किया है, कोड ने दूसरा मेथड को यूज किया है, उसको हम कहते हैं यील्ड लाइन थ्योरी, यील्ड लाइन एनालिसिस। ये एक इन इलास्टिक मेथड है और कोड ये एज्यूम करता है कि स्लैब में किसी भी तरह का मूवमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन स्लैब, एंड यील्ड लाइन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है, कोड ने अपना मेथड डेवलप करते हुए करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर, अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई का वैल्यू को दिया है। तो रनकाइंड ग्रासहॉफ मेथड पर बेस्ड नहीं है कोड, ना मार्कस मेथड के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों मेथड अपने आप में इंडिपेंडेंट मेथड है, अलग अलग मेथड है। क्लियर है? अब देखो, तो कोड वाला वो मेथड हम वहाँ पे जब बताएंगे तो वहाँ पे ये सेंटेंस हम लिखवा देंगे आपको। मतलब सिंपल सी बात है, यही जानिए कि कोड का जो मेथड है वो इन दोनों मेथड को किसी को कॉपी नहीं करता है। अब इन दोनों मेथड में से कहने का मतलब एक मेथड तो आपने देख ही लिया, रनकाइंड ग्रासहॉफ थ्योरी। दूसरा मेथड मैं जो अभी बताऊंगा वो है मार्कस मेथड। ठीक है, ये जो मार्कस मेथड है ये कुछ नहीं है बल्कि ये जो रनकाइंड ग्रासहॉफ थ्योरी है इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, एडवांस वर्जन है। बट दिस मार्कस मेथड इज वैलिड फॉर टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब। समझ गए? रनकाइंड ग्रासहॉफ ने टॉर्सनली अनरेस्ट्रिएंट स्लैब के लिए मेथड दिया था, बट मार्कस साहब ने क्या किया, अपना एक करेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। उसमें क्या कर दिया? अपना एक करेक्शन कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, मार्कस करेक्शन। ठीक है, करेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब के कंडीशंस को एनालिसिस किया है। क्लियर है? टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब के कंडीशंस को एनालिसिस किया है। टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब के कंडीशंस को एनालिसिस किया है कहने का मतलब है यहाँ पर आपको नेगेटिव मूवमेंट्स भी मिलेगा। समझ गए बात को? यहाँ पर आपको नेगेटिव मूवमेंट्स भी मिलेगा, पॉजिटिव मूवमेंट्स भी मिलेगा। नेगेटिव मूवमेंट कैसे? जो बेंडिंग मूवमेंट होता है मैंने आपको बता रखा था कैसे होता है, सपोर्ट के आसपास नेगेटिव मूवमेंट होगी और स्पैन में पॉजिटिव मूवमेंट होगी, और टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट होने के कारण ओवरऑल डिफ्लेक्शन भी आपको कम होगा, कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन भी कम होगा। तो ये जो बेंडिंग मूवमेंट्स है ना, ठीक है, ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट्स, इनके वैल्यूज भी कम हो जाते हैं क्योंकि टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट है। मतलब एक सपोर्ट पे सोचिए ना, फिक्स जैसा है। ठीक है, फिक्स जैसा है। तो मेरे को ये बताओ, आप एक सिंपली सपोर्टेड बीम का और एक फिक्स्ड एंड बीम का आप मूवमेंट को कंपेयर करिए, देखिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम में जो बेंडिंग मूवमेंट है वो ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड एंड, मतलब फिक्स्ड बीम। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर चूंकि फिक्सिसिटी होने के कारण, टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट होने के कारण मूवमेंट्स के वैल्यू भी कम जाते हैं। क्लियर है? तो जो मार्कस जो करेक्शन देते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली, ये जो टोटल मूवमेंट है, मान लो ये बीएमडी था, ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, ठीक है, वो मेथड बताएंगे, बस एक ऊपर अभी हिंट दे रहे हैं। ये जो टोटल मूवमेंट है
ओके, ये टोटल मोमेंट है। इस टोटल मोमेंट को दो हिस्सों में इन्होंने बांट दिया। एक बांट दिया पॉजिटिव मोमेंट में, ठीक है, एम प्लस में, बी एम प्लस में, और दूसरा बांट दिया बी एम नेगेटिव में। क्लियर है? तो ये चूंकि यहाँ टू वे स्लैब है तो दोनों स्पैन डायरेक्शन में कंपेरेबल डिफ्लेक्शन होंगी, मतलब कंपेरेबल बेंडिंग मोमेंट आएंगे। फिर तो ये मान लो एक्स डायरेक्शन में, तो आपको एक्स डायरेक्शन में मिलेगा बी एम एक्स प्लस बी एम एक्स माइनस। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, बी एम वाई प्लस बी एम वाई माइनस। तो यहाँ पे 4 मोमेंट्स होंगे, समझ गए? ये 4 मोमेंट के करस्पॉन्डिंग हमको रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना होगा। इन 4 मोमेंट्स के मतलब जो भी टॉर्सनली रेस्ट्रिएंट स्लैब होंगे उसमें ये 4 मोमेंट्स आएंगे, और इन 4 मोमेंट के करस्पॉन्डिंग हमको रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना है और एडिक्वेटली हमको प्रोवाइड करते चलना है। जैसे अभी ये नेगेटिव मूवमेंट आ रही है, ये बेसिकली कहाँ पे आ रही है, सपोर्ट पे आ रही है। तो नेगेटिव मूवमेंट आ रही है सपोर्ट पे, तो इस कारण से क्या हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस जो भी है उसके ऊपर टेंशन चली जा रही है, नीचे कंप्रेशन आ जा रही है। मतलब जो यहाँ पर रिइंफोर्समेंट हम देंगे वो टॉप लेयर्स में देंगे। सपोर्ट के आसपास रिइंफोर्समेंट जनरली ऊपर दिया जाता है। फिर जो स्पैन होगा, स्पैन में आपका पॉजिटिव मूवमेंट है। पॉजिटिव मूवमेंट होने के कारण क्या है, सेम क्रॉस सेक्शन में आपका ऊपर कंप्रेशन है, नीचे टेंशन है। तो ये जो पॉजिटिव मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग जो रिइंफोर्समेंट हम निकालेंगे उसको जनरली हम नीचे देते हैं, बॉटम लेयर्स में देते हैं। समझ गए बात को? समझ रहे ना? तो यही सब चीज मैं अभी आपको मार्कस मेथड में बताऊंगा, और वहां पे ये डिटेलिंग में करवाना आपको सिखाऊंगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का। उसके बाद जब हम आईएस कोड मेथड को पढ़ेंगे उसमें फिर डिफरेंट कोडल प्रोविजंस को पढ़ेंगे, ठीक है। कोडल प्रोविजंस रिलेटेड टू कर्टेलमेंट ऑफ रिइंफोर्समेंट वगैरह को इंक्लूड करते हुए स्लैब में, इन सब चीजों को पढ़ते हुए फाइनल डिटेलिंग ऑफ रिइंफोर्समेंट फिर मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? मजा आएगा पढ़ने में, धीरे धीरे सब पढ़ते रहेंगे। सो अभी के लिए फिलहाल मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो को, क्योंकि जो होती है ना अपलोडिंग करने में लेट होने लगता है, ओके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी ये अपलोड हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ठोक दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एनी स्टेट एजेई के लिए, तो आप आइए यहाँ पर पढ़िए। आपको पूरा का पूरा क्लियर कट सब्जेक्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। सिलेक्शन गारंटीड। गुड लक।